किन्हीं दो पादप हार्मोनों के नाम और उनके कार्य बताइए। पादप हार्मोन ऑक्सीन ऑक्सीन कोशिकाओं की लंबाई में, कोशिका विभाजन में, पौधों की गतियों पर नियंत्रण और पत्तियों को गिरने से रोकने में। फिर अगला है जिब्रेलिन। जिब्रेलिन है बीजों के शीघ्र अंकुरण में, बौने पौधे की लंबाई वृद्धि में और पत्तियों को चौड़ी करने में सहायक है। कौन सा? जिब्रेलिन। और ऑक्सीन था कोशिकाओं के लिए जरूरी था। फिर है जड़बड़ी। जड़बेरी का वैज्ञानिक नाम क्या है और इसका औषधि उपयोग क्या है? तो जड़बड़ी का वैज्ञानिक नाम है जीजीपस न्यूमुलेरिया। जीजीपस न्यूमुलेरिया। और इसका उपयोग औषधि में निश्चेतक बनाने में। फिर अगला क्वेश्चन है, मानव नेत्र का प्रेसबायोपिया दोष क्या है? यह जरा दूरदृष्टिता दोष। यह दृष्टि दोष आमतौर पर बुढ़ापे में होता है। सिलियरी मसल या मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं। अधिकांश व्यक्तियों को नेत्र का निकट बिंदु दूर हट जाता है। तो व्यक्तियों के नेत्र का निकट बिंदु दूर हट जाता है, नेत्र के पास रखी वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है। अगला है आ अगला है स्टेम सेल तकनीक से क्या है और क्या समझते हैं और तकनीकी क्षमताओं पर प्रकाश डालिए। ऐसी कोशिकाएं जो विभाजित होने के बाद फिर से पूर्ण रूप धारण कर लेती हैं। इससे शरीर का लगभग सभी कोशिकाओं को निर्मित किया जा सकता है। तो वे कोशिकाएं जो विभाजित होने के बाद फिर से पूर्ण रूप धारण कर लेती हैं, इससे शरीर के लगभग सभी कोशिकाओं को निर्मित किया जा सकता है, स्टेम सेल कहलाती हैं। स्टेम सेल कोशिका शरीर के किसी भी अंग से तैयार हो सकती है। इन कोशिकाओं में स्व नवीनीकरण की अद्भुत क्षमता होती है। तो स्व नवीनीकरण की अद्भुत क्षमता, यही गुण इन्हें रीजनरेटिव मेडिसिन और ऊतक व अंगों के ट्रांसप्लांटेशन का उन्नत विकल्प बनाता है। ट्रांसप्लांटेशन का। फिर बीमार व्यक्ति का रक्त संबंधी व्यक्ति के स्टेम सेल से उपचार किया जा सकता है। तो बीमार व्यक्ति का रक्त संबंध व्यक्ति के स्टेम सेल से उपचार किया जा सकता है। अंगों की आनुवांशिक संरचना भी जरा भी विविधता नहीं होती। तो अंगों की आनुवांशिक संरचना में जरा भी विविधता नहीं होती। उपयोग 75 से अधिक बीमारियों के इलाज में किया जाता है। इन कोशिकाओं से पैनक्रियाज, लीवर, मांसपेशियां, हड्डी आदि का पुनर्निर्माण संभव है। कोशिकाएं अपने ही शरीर की होती है, इसलिए हमारा प्रतिरक्षा तंत्र इन्हें बाह्य समझकर अस्वीकार नहीं करता। गर्भनाल के स्टेम सेल भावी बीमारियों में इलाज किया जा सकता है। गर्भनाल के स्टेम सेल का उपयोग भावी बीमारियों के इलाज में किया जा सकता है। एबीओ रुधिर वर्ग के लिए उत्तरदायी जीन प्रारूप को बताते हुए रुधिर वर्ग का महत्व समझाइए। कार्ल लैंड स्टीनर ने लाल रक्त कणिकाओं की सतह पर उपस्थित या अनुपस्थित एंटीजन के आधार पर ब्लड ग्रुप की खोज की। किसके आधार पर? लाल रक्त कोशिकाओं कणिकाओं की सतह पर उपस्थित या अनुपस्थित एंटीजन के आधार पर रक्त का ए बी ओ में वर्गीकरण किया, जिसे एबीओ रक्त समूह के नाम से जाना जाता है। रक्त समूह का महत्व क्या है? रक्त समूह का महत्व है आपराधिक एवं पैतृक संबंधी मामलों का निपटान किया जा सके। रक्त समूह का पता होने से एरिथ्रोब्लास्टिक फैटी से बचा जा सकता है। रक्त आदान प्रदान सही प्रकार से किया जा सकता है। केंद्रक की संरचना का वर्णन करते हुए इसके कार्यों को लिखिए। कोशिका द्रव्य में एक गोल चपटी अंडाकार संरचना होती है। तो कोशिका द्रव्य में गोल
चपटी अंडाकार संरचना जिसे केंद्रक कहा जाता है। रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी खोज की थी। केंद्रक की संरचना में 4 भाग होते हैं: केंद्रीय झिल्ली, केंद्रीय द्रव, केंद्रिक और क्रोमेटिन जाल। केंद्रक यूकेरियोटिक कोशिका का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है। कार्य क्या होते हैं? कार्य है कोशिका में होने वाली समस्त जैविक क्रियाओं का नियंत्रण। तो कोशिका में होने वाली समस्त जैविक क्रियाओं का नियंत्रण कोशिका का नियंत्रण कक्ष भी कहा जाता है। गुणसूत्र आनुवंशिक लक्षणों के वाहक होते हैं। इनमें पाए जाने वाले गुणसूत्र आनुवंशिक लक्षणों के वाहक होते हैं। केंद्रक द्वारा राइबोसोम्स का निर्माण किया जाता है। कोशिका विभाजन की क्रिया का नियंत्रण केंद्रक द्वारा किया जाता है। डीएनए पुनरावृत्ति एवं अनुलेखन क्रियाएं केंद्रक में होती है। राजस्थान सरकार की घर घर औषधि योजना पर लेख लिखिए। राजस्थान सरकार ने 1 अगस्त 2021 को निरोगी राजस्थान के तहत घर घर औषधि योजना की शुरुआत की। राजस्थान संभवतः पहला प्रदेश है जिसने औषधि पौधों के प्रति जन चेतना जागृत की। वन विभाग की ओर से औषधीय गुण वाले तुलसी, गिलोय, कालमेघ, अश्वगंधा के 8 पौधों की किट प्रत्येक परिवार को निःशुल्क उपलब्ध करवाई जानी है। प्रदेश में 1,26,00,000 परिवारों को 5 वर्ष में 3 बार 8-8 पौधे उपलब्ध करवाए जाएंगे। पादपों में स्वपरागकण और परपरागकण का अंतर बिंदुवार समझाइए। पुष्पों के परागकणों का पुष्प की वृत्तिकाग्र पर पहुंचना परागकण कहलाता है। तो पुष्प के परागकणों का पुष्प की वृत्तिकाग्र पर पहुंचना परागकण कहलाता है। जब स्वपरागकण जब किसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं तो उसे स्वपरागकण कहलाते हैं। पुष्प द्विलिंगी होते हैं अर्थात नर व मादा पुष्प एक ही पौधे पर होते हैं। नर मादा जननांग एक साथ परिपक्व होते हैं। पुंकेसर और स्त्री केसर इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि परागकण आसानी से वर्तिकाग्र पर गिर जाए। फिर है पर परागकण। जब किसी पुष्प के परागकण उसी प्रजाति के अन्य पुष्प की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं तो उसे पर परागकण कहते हैं। पुष्प एक लिंगी या द्विलिंगी हो सकते हैं अर्थात नर व मादा अलग अलग पौधों पर हो सकते हैं। नर व मादा जननांग अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं। पुंकेसर व स्त्री केसर प्राय इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर न गिरे।